अपने जो पहले दिए हुए कर्जे हैं तमाम दुनिया के बैंक करते हैं कि उसको सेफगार्ड करने के लिए करते हैं। और मुझे आपकी बात सुन के हंसी आ गई कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जब इस तरह कोई जाते हैं कोई किसी मुल्क का भी कोई सरबरा, तो वो एक क्योंकि इन्वेस्टमेंट मांग रहा होता है, वो एक बड़ी एग्जैजरेटेड रोजी पिक्चर देता है कि जनाब हमारे मसाइल हमने ठीक कर लिए हैं और हम ये ऑफर कर रहे हैं, ये कर लिया, ये कर लिया, हम एक अपकमिंग राइजिंग पावर हैं। ये वहां जाके इन्होंने अपना वो कमीज उठा के अपना पेट दिखाना शुरू कर दिया कि जी ये देख लें, टक देख लें कितने लगे हुए हैं, हम तो छलनी हुए हुए हैं। तो वाकई उसका असर है। इसके बाद कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? और क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रहे हुए हैं, आज ही मैं देख रहा था खबर आई है कि पीआईए कोई प्राइवेटाइज जो करने जा रहे हैं तो कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है, जिन्होंने थोड़े से पहले पैसे जमा कराए थे वो आगे रुजू नहीं कर रहे हैं। सो उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। देखिए ना, उसमें प्रॉब्लम ये है आमिर कि आज जिस तरह साद रफीक साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि वो उन्होंने कहा, ये एक्सेप्ट किया कि जी वो पहले निजकारी के खिलाफ थे पीआईए की 2013 से 2018 के पीरियड में, लेकिन जब वो वजीर रहे हवाबाजी के ये पिछले 16 महीने की हुकूमत में, तो उन्होंने रियलाइज किया कि जी पीआईए की निजकारी के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो उस वक्त 2015 में जिस स्पीड से हम गए थे और निजकारी करने गए थे और जिसकी इंटरेस्ट आ भी गए थे, हमारे पास बड़े अच्छे एयरलाइंस के, क्योंकि वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत थी और बहुत ज़्यादा एफर्ट थी ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स कि जिसमें हमने राजी किया था पोटेंशियल बायर्स को, जिसमें गल्फ के ज़्यादातर एयरलाइंस थी। तो उस वक्त इतना शदीद मुखालफत की 9 साल में, जितनी हमारी जो लॉसेस बढ़े हैं, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस, सिर्फ पिछले साल का जो पीआईए का लॉस था वो 100 बिलियन रुपए था। अब आप सोचेंगे 9 साल में कितना बड़ा होगा। अगर यही निजकारी 2015 में हो जाती तो हम आज कितनी आसानी में होते। तो बदहाली जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वक्त जो आमिर, मैं वैसे भी बता दूं कि इस वक्त जो बेचने जा रहे हैं उसमें वो जो लायबिलिटीज थी ना, जो सबसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो हमने जमा की थी लॉसेस की वजह से, वो हटा दी गई हैं। मैं जुबैर यही आपसे सवाल करने जा रहा था कि यहाँ पे कुछ तबके ये बल्कि तनकीद कर रहे थे कि ये जो पैकेज दिया जा रहा है सारी लाइबिलिटीज ले ली गई हैं। उसके बाद ये भी प्लेट में सुना जा रहा दिया जा रहा है कि जनाब आपको टैक्स एग्जम्पशंस होंगी, बड़े फेवरेबल हैं। उसके बावजूद अगर कोई दिलचस्पी नहीं है, खबरें छपी हैं, अलीम खान साहब का भी बयान आया है कि जनाब इसकी इजहार दिलचस्पी ना की जो एप्लीकेशन की तारीख में एक्सटेंड कर रहे हैं कि इन कंडीशंस फेवरेबल के बावजूद कोई जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो और जाके बताएं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि जी हमारे तो बड़े बुरे हालात हैं। अब देखें ना, वो जो बुरे हालात उन्होंने बताए ना आमिर, उन्होंने दो सेक्टर्स का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा जो पावर सेक्टर है उसके जो लॉसेज हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। अब क्वेश्चन पहला तो ये होता है कि ये 2022 के मुकाबले में इस वक्त लॉसेज ज्यादा हैं या कम है, तो और वो ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सो व्हाट आर द लिटिल स्टेप्स दैट ही हैड टू शो फॉर द 2 इयर्स, जिसमें पिछले 2 साल से जाहिर है पीटीआई की हुकूमत तो मार्च 2022 में चली गई थी, तो उसके बाद तो आपने इंप्रूविंग ट्रेंड दिखाना था। अगर वो डेटोरेटिंग ट्रेंड है तो फिर अभी आपकी बात पर वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले किस बात पर एग्री करेंगे? इसलिए उन्होंने बड़े स्मार्टली ये कहा था कि फरवरी के बाद हमने जब हुकूमत संभाली है, दुनिया को शायद ये बताने के लिए हम अभी अभी आए हैं, इससे पहले का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो टैक्स जो हमारा सिस्टम है उसमें लीकेजेस इतनी है, आप उसी को अट्रैक्ट करने के लिए आप वहां बैठे हैं और उसका बता रहे हैं कि लीकेजेस हैं, और ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये लीकेजेस बावजूद इसके कि 2 साल से वो बैठे हैं कि उनके जो भी उनके सिलेक्ट किए थे केयर टेकर्स थे, उन्हीं की मर्जी के केयर टेकर्स थे ना, कोई दूसरे तो नहीं थे। जुबैर, उसमें मजे की बात यह है कि जाहिर है उसमें दोनों गवर्नमेंट वो जो ये जुलाई से 23 से ये सिलसिला शुरू हुआ, जब शहबाज शरीफ साहब इनिशिएट प्रोसेस जो है ना ये वहां से इंपोर्ट करने का गंदम शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। मगर ये काकड़ साहब ने 4 सितंबर को ये किया जब वो निगरान वजीर आजम, और आज मैं सुन रहा था कि वो ये फरमा रहे हैं कि मेरा से क्या ताल्लुक, वो तो प्राइवेट सेक्टर ने किया। और भाई प्राइवेट सेक्टर को
इजाजत किसने दी? गवर्नमेंट ने दी। और गवर्नमेंट ने बल्कि खुद करती तो वो जो एक मन के पीछे जो है 1000-1500 रुपया कमाया गया है, तो गवर्नमेंट शायद जिस रेट पे लेती उस रेट पे देती। कम से कम मुनाफाखोरी ज्यादा क्रिमिनल था कि जानबूझ के प्राइवेट सेक्टर को बगैर कैपिंग के जो इजाजत दी तो गवर्नमेंट ने दी। अब वो कह रहे हैं कि मेरा क्या ताल्लुक उससे। अच्छा आमिर, मैं आपको तरीकेकार बता दूं, बड़ा सिंपल सा होता है। जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, कैबिनेट होती है, जहां ये फैसले होते हैं, मैं 3 साल 3.5 साल उसका हिस्सा था। उसमें ऐसे जब स्टॉक्स की बात होती है, चाहे गंदम हो या चीनी हो या जो भी हो, उसका हर महीने की जो फर्स्ट वीक में इजलास होता है तो स्टॉक्स पोजीशन बताई जाती है कि इस वक्त हमारे स्टॉक्स इन सब में क्या है, आइंदा 2 से 3 महीने में प्रोडक्शन क्या होगी और कंजम्पशन क्या होगी, और उसके 3 महीने के बाद एक सामने नजर आता है कि शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगी, और उसके हिसाब से फिर फैसले किए जाते हैं कि अगर सरप्लस होगी तो फिर आप पहले तो इंपोर्ट सब रोक दें अगर कोई आपने पहले अलाउ किया हुआ है, और अगर शॉर्टेज होगी तो आप इंपोर्ट ऑर्डर करें। तो उस हिसाब से आपको डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना पड़ता है, ताकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है अवाम, पाकिस्तान के अवाम, उनको ना डर लगे, उनको ना मुश्किलात का शिकार। जो इस वक्त आपका फार्मर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, जिसके पास पैसे नहीं आ रहे अभी, तो वो आइंदा कैसे वो कुछ लगाएगा जो भी उसने लगाना था अगले सीजन के लिए, और फिर अगले साल जब उसने ये गंदम लगानी थी तो उसके पास तो पैसा ही नहीं है। अब एक तरफ आप 3,900 सेटअप कर रहे थे, तो आपको ये नहीं पता था कि सरप्लस होगी, तो हम तो खरीद ही नहीं, वो हम तो पैसे ही नहीं दे सकेंगे, हम क्या करेंगे उनसे खरीद के फार्मर्स के साथ। तो आज भी एज वी टॉक देयर इज नो स्ट्रेटजी to satisfy the farmers, which is the most important stakeholder. उसमें जुबैर मजे की बात एक और है कि वो आप जिस तरह ईसीसी का प्रोसेस बताया, मैं देख रहा था उस जमाने की जो ये खबर थी, नॉर्मली समरी नीचे से आती है, प्राइम मिनिस्टर कई दफा अप्रूवल करके ईसीसी को भेज देती है, कंसिडर करें। उसमें खबर में जिक्र था कि ही सेंट द समरी टू ईसीसी प्राइम मिनिस्टर काकड़, निगरान वजीर आजम, विद द इंस्ट्रक्शंस, ये हिदायत के साथ कि इसको आप पास करें क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है। और उसके बाद जो बाद में जो अब्दुल्ला कौसर, इन्हीं के फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर ने दिसंबर में वो उनका ये बयान आया है कि मैंने तरले करके इन राइटिंग कहा कि खुदा के लिए हमारे पास बहुत सप्लाईज हैं, यूनाइटेड नेशंस के इदारे भी कह रहे हैं, हमारे अपने भी फिगर कह रहे हैं, इसको बंद करें। उनका जी उनको ओवर रूल करके किया गया। और याद रहे कि ये मार्च 31 तक शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तक जो है एक्सटेंशन उनको मिलती रही। सो पिछली गवर्नमेंट भी थी, शहबाज शरीफ साहब की भी थी, निगरान तो थे ही थे। जी बिल्कुल सही बात है आमिर। देखे, मैं तो इसलिए एक निगरान की बात कर रहा हूँ कि उसका जो हमारे आइन में है ना कि मिनिमम पीरियड होना चाहिए बिटवीन वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, क्योंकि बड़े फैसले और इम्पोर्टेंट फैसले अवाम के नुमाइंदों से जो चुनी गई हुकूमत है, तो वो 2 महीने होते हैं अगर असेंबली टर्म पूरी करती है। अब यहाँ इन्होंने 2 दिन पहले असेंबली तोड़ दी। एक तो वो एक प्रिंसिपल जो था ना आइन का, वो आइन में ये है कि अगर आप पहले डिसॉल्व कर रहे हैं तो 3 महीने, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं, आप 2 दिन पहले करके 3 महीने कर। फिर आपने जो वो था सेंसस जो मई में कंप्लीट हो चुका था, उसको आपने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जानबूझ के डिले किया ताकि और ज्यादा टाइम मिले। अब ये जो 6-7 महीने आपने दिए, इसकी वजह से जो कि पीडीएम की हुकूमत ने फैसले किए, तो उसकी वजह से अगर आप ये कह भी रहे हैं काकड़ साहब की वजह से हुआ या फलाने की वजह से, निगरानों को तो 6-7 महीने मिलने ही नहीं चाहिए। 1 साल आपने दे दिए पंजाब में, 1 साल आपने दे दिया केपी में, ये तो काम ही नहीं है। ये दिस इज टोटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पीपल हैव टू बी मैनेज्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर आप उन्हीं से उनको बाईपास करके समझ रहे हैं कि चीजें भी ठीक रहेंगी, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो करके चले गए।